So in the earlier lecture, we have discussed about different kinds of majorities which is there in the Indian Constitution to pass a particular legislature. Okay, so now we will be dealing about the procedure which is there to pass a law to make a bill into an act. Okay, there's a whole lot of procedure there in the parliament from the introduction to the passing of any act that we will be discussing. First of all, there are four kinds of bills, that is ordinary bill, money bill, financial bill and constitutional amendment bill. So we will go through the different procedures which are enacted, but more or less the procedure is there is almost same. The only difference is there sometimes is the difference of their introduction, the difference of their majorities. These little bits differences are there, but almost the structure for passing a particular bill is more or less same in each of these bills. So we will go through the procedure one by one. The first we will be dealing with is the ordinary bill. Section 100, Article 107 and 108 are involved in the passing of an ordinary bill. Basically, Section 1, Article 108 deals with the deadlock and when we call a joint session. So that we will be discussing later. First, we will be discussing about the procedure of a ordinary bill. ठीक है, सबसे पहली important चीज़ है what is an ordinary bill. An ordinary bill is a bill which is neither a money bill nor a financial bill and nor a constitutional bill, जिसके अंदर financial bill के, money bill के और constitutional bill के अलावा जो भी बिल्स होते हैं दैट आर दी ऑर्डिनरी बिल्स. ठीक है, तो वे जब हम मनी बिल और फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस कुछ कौन से पर्टिकुलर टाइप के बिल्स जो हैं वो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं. तो अब जो भी बिल मनी बिल की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में फॉल नहीं करता और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, वो सारे बिल्स क्या होते हैं, वो ऑर्डिनरी बिल होते हैं. तो उनके पास करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो ये प्रोसीजर है. सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. एक ऑर्डिनरी बिल कोई सा भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. मतलब एक ऑर्डिनरी बिल को कोई भी मेंबर, कोई भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन इट कम्स टू द ऑर्डिनरी बिल, तो राज्यसभा और लोकसभा दैट इज द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं. इसीलिए इंट्रोडक्शन से लेके पासिंग तक सारी पावर्स जो हैं वो दोनों के द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं और दोनों के पास लगभग बराबर की ही पावर्स होती हैं व्हेन इट कम्स टू द ऑर्डिनरी बिल. सबसे पहली चीज़, इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है. लेकिन हम फॉर एग्जांपल लेकर चलेंगे कि ये बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, तो ठीक है. तो सबसे पहले जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो दो ही लोग कर सकते हैं, या तो प्राइवेट मेंबर करेगा या फिर पब्लिक मेंबर करेगा. अब प्राइवेट मेंबर क्या होता है, पब्लिक मेंबर क्या होता है, मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था जब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वीटो पावर, प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स को डिस्कस कर रहे थे. बेसिकली पब्लिक मेंबर का मतलब होता है मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर. ठीक है, तो जब भी कोई मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको कहते हैं पब्लिक मेंबर. मिनिस्टर को ही पब्लिक मेंबर कहते हैं. और दूसरा प्राइवेट मेंबर कौन हो गया, प्राइवेट मेंबर कोई भी हो सकता है एक मिनिस्टर को छोड़ के, जो कि मिनिस्टर नहीं है. वो सारे मेंबर्स क्या हो जाएंगे, वो सारे मेंबर्स प्राइवेट मेंबर्स हो जाएंगे. ठीक है, बेसिकली मिनिस्ट्री किसके पास होती है, मिनिस्ट्री जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लोगों को ही मिनिस्ट्री दी जाती है. तो ठीक है, तो पब्लिक, और तो इसीलिए जब एक रूलिंग गवर्नमेंट का मेंबर यानी कि मिनिस्टर कोई बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उस बिल के पास होने के. कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि मिनिस्टर कौन होता है, मिनिस्टर रूलिंग गवर्नमेंट का ही आदमी होगा, जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री रूलिंग गवर्नमेंट का आदमी को ही मिलती है. तो ऐसा मेंबर जब कोई बिल लेकर आता है तो उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक प्राइवेट मेंबर के बिल लेकर आने से. ठीक है, क्योंकि ज़रूरी प्राइवेट मेंबर हो सकता है रूलिंग पार्टी का मेंबर हो और हो सकता है रूलिंग पार्टी का मेंबर ना हो, तो दोनों सर्कमस्टेंसेस उसमें हो सकती हैं. तो बेसिक चीज़ दोनों के बिल के लाने में
ये मेन डिफरेंस है। सो जो प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर में ये डिफरेंस होता है इंट्रोडक्शन को लेके, ठीक है। अब किसी भी बिल की 3 स्टेजेस मानी जाती हैं। सबसे पहली होती है फर्स्ट स्टेज, दैट इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। सेकंड इज द रीडिंग स्टेज। सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज जो होती है वो सेकंड रीडिंग ही होती है, जिसको हम सेकंड स्टेज भी कह सकते हैं, जिसी में सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है। एंड द थर्ड स्टेज इज द फाइनल स्टेज। थर्ड स्टेज को फाइनल स्टेज कहते हैं, जिसमें डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ पासिंग होती है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्या होती है। फर्स्ट स्टेज में बेसिकली जो भी मेंबर, वेदर प्राइवेट या पब्लिक, जो भी मेंबर बिल को लेकर आ रहा है, जो भी बिल का इंट्रोडक्शन कर रहा है, वो अपने बिल को एक उसका साइलेंट फीचर्स डिस्क्राइब करता है कि इस बिल से क्या क्या इस बिल के फ़ायदे होंगे, क्या क्या इस बिल के किस किस चीज़ों पे ये बिल काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी बिल आप उठा के देख सकते हैं, ट्रिपल डाइवोर्स हो या फिर कोई सा भी सीए हो या कोई सा भी बिल हो, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जब होता है तो इंट्रोडक्शन स्टेज में कोई डिस्कशन नहीं होती है। सिंपली जो इंट्रोडक्शन लेके आ रहा है, बेसिकली इंट्रोड्यूस कौन करता है? मिनिस्टर करता है पब्लिक पब्लिक मेंबर बिल को। तो मिनिस्टर बेसिकली उसके इंट्रोडक्शन में उसके पास एक रफ ड्राफ्ट होता है उस बिल का, और वो सिर्फ इतनी चीज़ बताता है, साइलेंट फीचर्स जो मेन उसके फीचर्स होते हैं कि इस बिल के मेन फीचर्स क्या हैं, उनको वो डिस्क्राइब करता है। उसके बाद वो जो बिल है वो गैजेट के पास चला जाता है ताकि उसकी पब्लिकेशन हो सके, ताकि अगली बार जब सेकेंड रीडिंग उसकी हो तो उसके ऊपर हर मेंबर के पास उसकी एक कॉपी होगी, और हर मेंबर पहले से उस कॉपी को पढ़ने के बाद एक तैयारी कर आएगा कि भाई मुझे इस डिबेट में इसके बिल के विरोध में, जैसे अपोजिशन है तो उसके बाद जब वो कॉपी पहुंच जाएगी तो वो विरोध में बोलेगा, और भाई जो गवर्नमेंट के पार्लियामेंटेरियंस है, जो गवर्नमेंट में हैं पार्लियामेंटेरियन, वो उसके सपोर्ट में बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइमरली चीज़ क्या होती है, जो भी जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो बिल होगा, जैसे कि होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो होम मिनिस्टर ही जाहिर सी बात है उसको इंट्रोड्यूस करेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो हेल्थ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, जाहिर सी बात है, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उनके हाथ में एक बिल होता है, उसका वो इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम ये बिल लेकर आना चाहते हैं, ये इस बिल के जाहिर सी बात है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उससे परमिशन ली जाती है। सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमिशन देता है, उसके बाद वो बिल को रीड करना शुरू करता है, ये इसके साइलेंट फीचर्स है, ये बिल काम करेगा, इन पे लागू होगा, जो भी चीज़ उसकी होती है वो एक साइलेंट फीचर्स उसके इस तरीके से डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होती है, कॉपी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स होती हैं बेसिकली, बाकी गैजेट में चला जाता है उसकी पब्लिकेशन के लिए, पब्लिकेशन होके ताकि सेकंड रीडिंग के लिए जब हो तो सब लोग तैयार हैं। तो फर्स्ट रीडिंग कुछ नहीं होती, सिंपल सी एक इंट्रोडक्शन होती है उस बिल के साइलेंट फीचर्स के साथ। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है द सेकेंड रीडिंग, दैट इज सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्कशन। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये इंपॉर्टेंट स्टेज क्यों है? क्योंकि इसी स्टेज पे डिबेट होती है पार्लियामेंट में, जो भी डिस्कशन या डिबेट पार्लियामेंट में होती है बिल को लेके वो सेकंड रीडिंग में ही होती है। अब इसमें भी कई सारे सर्कमस्टेंसेज है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि जिसने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया है तो डायरेक्टली वो उस ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं कि गवर्नमेंट जो रूल कर रही है उसके पास पार्लियामेंट के अंदर कितनी मेजॉरिटी है। अगर आपके पास, जैसे आज का टाइम है, आपके पास फुल मेजॉरिटी है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपोजिशन लगभग से ख़त्म है, अपोजिशन कोई है नहीं, ठीक है। आपके पास इतनी मेजॉरिटी है, आप किसी भी बिल को पास करा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट जिसने वो बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो क्या करती है, वो डायरेक्टली सेकंड रीडिंग में डायरेक्टली डिबेट में भी जा सकती है, ठीक है। कि भैया आ जाओ, डायरेक्टली सबके पास बिल है, अपने अपने पक्ष रख दो, कि जिसको प्रो में रखने हैं वो प्रो में रख ले, जिसको अगेंस्ट में रखने हैं, जैसे अपोजिशन है वो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां निकालेगा, वो अपोजिशन में रख ले, और दोनों लोग बंदे डिबेट कर सकते हैं, अपोजिशन भी और रूलिंग पार्टी भी, और देन एंड देयर वोटिंग होके सेकंड सीटिंग में ही पहली बार में ही डायरेक्ट कंसिडरेशन ऑफ द हाउस में लाकर उसको भाई या तो पास होगा या अपोज होगा या जो भी होगा, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट के पास, जब मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी बहुत अच्छी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है आज के टाइम में, तो उसको ज़रूरत नहीं होती है किसी और चीज़ से उसको रेक्टिफाई कराने की। लेकिन फिर भी ये कंसिडरेशन के ऊपर होता है रूलिंग गवर्नमेंट के, वो चाहे तो डायरेक्ट हाउस में उस पर डिबेट करा सकती है,
लेकिन और अगर वो चाहे तो एक सेलेक्ट कमेटी बनाकर अपने बिल को उस सेलेक्ट कमेटी को भी दे सकती है। सेलेक्ट कमेटी बेसिकली क्या होती है, कुछ नॉन उसके अंदर मेंबर्स नहीं, मिनिस्टर्स नहीं होते, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी एक कमेटी बना दी जाती है जो उस डिपार्टमेंट की बेसिक एक कमेटी होती है, जिस डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड वो बिल है उस डिपार्टमेंट की एक कमेटी बना दी जाती है कुछ मेंबर्स को लेकर। वो मेंबर्स क्या करते हैं, वो मेंबर्स उसको क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल का एक एक क्लॉज पढ़कर, ठीक है, अब एक एक क्लॉज पढ़कर उसकी अच्छे से स्क्रूटनी करते हैं कि वो बिल चाहता क्या है, कहना क्या चाहता है, किसके लिए लाया जा रहा है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हर चीज़ की वो कमेटी, सेलेक्ट कमेटी क्या करती है, वो इसकी स्क्रूटनी करती है। अब स्क्रूटनी करने के बाद या तो वो उसको बिना अमेंडमेंट के डायरेक्ट, वो सिर्फ एक रिकमेंडी बॉडी होती है, सेलेक्ट कमेटी कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ उसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ के सिर्फ एक रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। चाहे तो वो डायरेक्टली उसको एक क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ के कह सकती है कि भाई ये बिल बहुत अच्छा है, इसमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, अब आप इस पर डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। और चाहे तो कुछ अमेंडमेंट अपनी तरफ से बता सकती है कि इस बिल के अंदर ये अमेंडमेंट मुझे सही लगता है होने चाहिए, तो वो सेलेक्ट कमेटी उन अमेंडमेंट्स को रिकमेंड कर सकती है। लेकिन फिर भी ये पार्लियामेंट पे डिपेंड करेगा कि वो उस अमेंडमेंट्स को मानना चाहे तो मान सकती है, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकती है। फिर दोबारा से वो कहाँ जाएगा, दोबारा से डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, दोबारा से उसके ऊपर वोटिंग हो सकती है, ठीक है। तो यही थर्ड स्टेज होती है। एक बार सेलेक्ट कमेटी ने बना के अपनी रिपोर्ट भेज दी अमेंडमेंट के साथ या नो अमेंडमेंट के साथ, दोबारा कंसिडरेशन के लिए चला गया। नाउ कम्स द थर्ड स्टेज, दैट इज द थर्ड रीडिंग, दैट इज द फाइनल रीडिंग। ये क्या होती है, बेसिकली वोटिंग स्टेज होती है भैया। डायरेक्टली भी वो उसके ऊपर वोटिंग करा सकते हैं, थर्ड स्टेज में जा सकते हैं रीडिंग के बाद, डिस्कशन के बाद, ठीक है। और एक सेलेक्ट कमेटी बना के रिकमेंड करके भी फिर जब भी वो थर्ड कमेटी मतलब थर्ड स्टेज पर जा सकते हैं, थर्ड रीडिंग में जा सकते हैं। थर्ड रीडिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं होता है, थर्ड रीडिंग में किसी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं होता है। थर्ड अमेंडमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, फाइनल वोटिंग होती है, ठीक है। डिस्कशन सारा हो चुका है, कोई अमेंडमेंट अब लाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको यस या नो करना है कि भाई आप इसके प्रो में वोट डालिए या आप इसके अगेंस्ट में वोट डालिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है थर्ड मीटिंग में। अब इसके बाद थर्ड मीटिंग में अगर उसके भाई प्रो में वोट पड़ गए सब लोगों ने, जो कि ऑर्डिनरी बिल की मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की 50%, ये हमने पहले ही पढ़ लिए जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अब अगर वो पहले बिल से थर्ड स्टेज से निकलने के बाद, वोटिंग होने के बाद वो लोकसभा से पास हो गया है, तो अब वो किस में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। और अगर इंट्रोडक्शन राज्यसभा में हुआ था तो अब दूसरा हाउस कौन होगा, लोकसभा होगा। इंट्रोडक्शन अगर लोकसभा में होगा तो दूसरा हाउस राज्यसभा होगा। इंट्रोडक्शन अगर राज्यसभा में होगा तो दूसरा हाउस कौन होगा, लोकसभा में होगा। अब वो सेकंड हाउस के पास जाता है, सेकंड हाउस भी यही सेम फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग का प्रोसीजर कंप्लीट करती है, वोटिंग हो जाती है। सेकंड हाउस भी जब उसको फिर पास कर देगी तो फिर वो किसके पास जाएगा, फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उसकी एसेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ऑर्डिनरी बिल के केस में हमने पहले ही पढ़ा था, सस्पेंसिव वीटो भी होती है और पॉकेट वीटो भी होती है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास दोनों चीज़ें होती है। अब प्रेसिडेंट पहले हमने पढ़ रखा था तीन चीज़ें कर सकता है, या तो एसेंट दे देगा, या तो उसे विदहोल्ड कर देगा यानी कि एसेंट नहीं देगा, या तो फिर उसको पॉकेट में डालकर भूल जाएगा, ठीक है, जिसको हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं, उसको ऐसी ही छोड़ देगा, ठीक है। तो ये तीनों पावर प्रेसिडेंट कर सकता है। जब प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दे दी तो वो लॉ बन जाता है, या तो फिर उसकी रिकमेंडेशन के लिए भी भेज सकता है, तो फिर दोबारा जब उसको भेजा जाएगा वापस, सस्पेंसिव वीटो जिसे कहते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन है वो चेंज कर लो, पार्लियामेंट ने दोबारा उसको अगर पास कर दिया तो फिर कंपलसरी हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर कोई वीटो बचेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट एसेंट दे ही देता है, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देगा तो वो बिल क्या होगा, वो एक्ट बन जाएगा। अब आती है दूसरी चीज़, ठीक है। अब तो हमने ये पढ़ लिया कि लोकसभा, इसके एग्जाम्पल में लोकसभा ने अगर उसको पास किया तीनों स्टेजेस से निकलने के बाद, अब वो गया राज्यसभा, ठीक है। तो अगर राज्यसभा भी तीन काम कर सकती है, पहले तो भाई पास कर सकती है, जो कि हमने पढ़ लिया, सेम प्रोसीजर फॉलो करके उसने ही पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास गया, बिल बन गया, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो उस बिल को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या फिर 6 महीने तक उसको पास ही ना करें, ठीक है, या फिर उसको कुछ अमेंडमेंट के साथ पास करें और वो अमेंडमेंट फिर लोकसभा मना कर दे कि भैया हमें ये अमेंडमेंट पसंद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उस बिल को लेके आ जाएगा एक डेडलॉक, ठीक है। अब वो बिल लटक गया बीच में।
इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट के पास समनिंग पावर होती है एक जॉइंट सेशन को बुलाने की। दोनों हाउसेस का एक सेशन बुलाने की पावर किसके पास होती है? दोनों हाउसेस का एक सेशन बुलाने की पावर होती है, समनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। और उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जॉइंट सेशन का होता है स्पीकर। स्पीकर नहीं होगा तो डेप्टी स्पीकर होगा, डेप्टी स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन होगा। ठीक है, ये सवाल भी कई बार इस इन टॉपिक से रिलेटेड हजारियों सवाल जुडिशरी में और अलग अलग जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, समन कौन करता है जॉइंट सेशन को इस तरीके से, ठीक है, किस आर्टिकल में है, मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, ऑर्डिनरी बिल कौन से आर्टिकल में है, तो इस तरीके से इनसे ही कई हजार सवाल बनकर तैयार होते हैं। ठीक है, स्पीकर अगर नहीं होगा तो कौन प्रिसाइड करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर अगर नहीं होगा तो कौन प्रिसाइड करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करता है जॉइंट सेशन को कभी भी। ठीक है, अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन। तो इसी तरीके से कई सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं और जो एमसीक्यूज बनती हैं डिफरेंट जुडिशियल एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो अब कौन डेडलॉक को करेगा? डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए क्या बुलाया जाएगा? जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और जॉइंट सेशन में फिर सिंपल मेजॉरिटी से वो चीज़ पास होगी। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि जॉइंट सेशन, देखो जाहिर सी बात है लोकसभा के पास 552 मेंबर्स हैं अगर उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखी जाए, और राज्यसभा के पास कितने मेंबर हैं? 250 मेंबर हैं उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो पहले ही दुगने से पल्ला 2:1 का रेशियो है, लोकसभा का पल्ला भारी है। तो इसीलिए डेडलॉक जब अराइज होता है और जॉइंट सेशन जब कॉल किया जाता है तो जाहिर सी बात है मेजोरिटी किसकी ज़्यादा है? मेजोरिटी लोकसभा की पहले ही 2:1 से ज़्यादा है, 2:1 का रेशियो है। ठीक है, इसीलिए जॉइंट सेशन को इतना अच्छा माना नहीं जाता है, ज़्यादा बार इसको बुलाया भी नहीं गया है। सिर्फ हमें 3 इंस्टेंसेस ही देखने को मिलते हैं जॉइंट सेशन के। जब पोटा एक्ट पास हो रहा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट पास हो रहा था, या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और बैंकिंग सर्विस एक्ट, इन 3 एक्ट के दौरान ही 3 बार ही लगभग जॉइंट सेशन को बुलाया गया है। क्यों नहीं बुलाया जाता? इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। उसका रीज़न क्या है कि भाई पहले ही मेजोरिटी जो है किसके पास है? लोकसभा के पास है 552, उसकी स्ट्रेंथ ही 552 है, जो कि लगभग दुगने से भी ज़्यादा है लोकसभा राज्यसभा की स्ट्रेंथ से। तो इसीलिए पल्ला हमेशा जॉइंट सेशन में किसका भारी रहता है? लोकसभा का। ये एक जनरल ट्रिविया थी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, दिस इज हाउ एन ऑर्डिनरी बिल इज पास। ठीक है, तो ये स्टेजेस लगभग सब में कॉमन रहने वाली है। सिर्फ चेंजेस कहाँ आने वाले हैं? चेंजेस कुछ सर्कमस्टेंसेज में आने वाले हैं, चेंजेस कुछ जगहों पे मेजॉरिटी को रिलेटेड आने वाले। अब मेजॉरिटी हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हमें इस चीज़ को समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है इंट्रोडक्शन में। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। जब हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें प्रेसिडेंट की असेंट की इंपॉर्टेंट आखिर में इतनी नहीं होती है, उसको मनी बिल को पास करना ही करना होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंट्रोडक्शन में ही प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत नहीं, मतलब ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोडक्शन, अगर कोई भी मेंबर प्राइवेट या पब्लिक इंट्रोडक्शन करता है तो उसको प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं चाहिए होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वो बिना प्रेसिडेंट की एसेंट के कर सकता है। लेकिन सिर्फ इसकी एक एक्सेप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आर्टिकल 3, जब भी कोई नई स्टेट बनाई जाती है, तो जब भी कोई नई स्टेट बनाई जाएगी, रीऑर्गेनाइजेशन होगी, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से बन सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए ऐसे बिल को लाने के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब भी लाया जाता है तो रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाने के लिए पहले प्रेसिडेंट की एसेंट लेना कंपलसरी होता है, तभी उसका इंट्रोडक्शन हो सकता है, अदरवाइज उसका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये इकलौती एक्सेप्शन है इसकी। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों हाउसेस के पास जो होती है वो लगभग बराबर पावर्स होती हैं। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एन ऑर्डिनरी बिल एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेक अ बिल इनटू एन एक्ट, हाउ टू पास एन ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट बिल इज द मनी बिल। मनी बिल कौन सा बिल होता है? अ मनी बिल इज दैट विच एक्सक्लूसिवली कंटेन subject matters mentioned under article 110 of the Indian constitution, that is tax, imposition, etc, appropriation of money from consolidated fund of India। ठीक है, तो टैक्सेशन जब भी लगानी होगी, इम्पोज करनी होगी, कम करनी होगी, बढ़ानी होगी, वापस लेनी होगी, तो ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये सब इस तरीके के जितने भी बिल बनेंगे, जिस तरीके के जितने भी कानून लाए जाएंगे, वो सारे कानून क्या कहलाएंगे?
मनी बिल, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड फंड से मनी निकालनी है या डालनी है या उसके अकाउंट से कोई से भी कुछ होना है तो वो सारे बिल्स क्या है, वो सारे बिल्स क्या कहलाए जाएंगे, वो सारे बिल्स मनी बिल्स कहलाए जाएंगे। बेसिकली पैसे से रिलेटेड जितने भी बिल्स होंगे, टैक्सेशन इम्पोजिशन से लेके और सारी चीज़ें जो डायरेक्टली इकोनॉमी और पैसे से रिलेटेड होंगे, जो कि मैंशनड है अंडर आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 स्पेसिफिकली मैंशन करता है किस किस चीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को मनी बिल माना जाएगा। तो वो सारे बिल्स क्या होते हैं, वो सारे बिल्स होते हैं मनी बिल्स। प्रोसीजर्स लगभग सेम रहता है, लेकिन क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल क्या है, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। दूसरी चीज, राज्यसभा हैज टू पास इन 14 days। राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होती है, बहुत मिनिमम पावर होती है व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर उस बिल को पास करना ही होता है, ठीक है। अगर वो 14 दिन, पहले हमने क्या पढ़ा था, वो 6 महीने तक रख के छोड़ देती हैं तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से डेडलॉक क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ पर पावर ही नहीं है, 14 दिन के अंदर राज्यसभा इज बाउंड टू पास दैट एक्ट विद और विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है। उसकी अमेंडमेंट वो जो देगी वो भी लोकसभा के ऊपर है, माने या ना माने, वो बिल्कुल से खारिज कर सकती है। और 14 दिन तक अगर राज्यसभा बिल को पास नहीं करती है तो मनी बिल ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, अगर वो बिल मनी बिल है कि भैया राज्यसभा ने भी पास कर दिया, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडिंग बॉडी होती है। सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा ने पास कर दिया तो फिर राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर पास करना है, करे तो ठीक, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अमेंडमेंट ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसको तो पास होना ही होना है, वो रुकेगा नहीं। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट। प्रेसिडेंट एसेंट देने के लिए बाउंड होता है, प्रेसिडेंट एसेंट देने के लिए इसमें हमेशा बाउंड होता है। क्यों? क्योंकि जब भी इंट्रोडक्शन होगा मनी बिल का, मनी बिल के इंट्रोडक्शन के लिए ही, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, बिना प्रेसिडेंट के इंट्रोडक्शन के कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास हो सकता है सिवाय आर्टिकल 3 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी भी बिल को, किसी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अगर कोई बिल मनी बिल है तो उसके इंट्रोडक्शन के लिए ही प्रेसिडेंट की एसेंट जो है वो मैंडेटरी होती है। और ये कौन डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि भाई इसको मनी बिल माना जाए या नहीं माना जाए, तो इसमें लास्ट से किसका होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दैट ही इज ऑल्सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। तो उसके पास ये पावर होती है कि आखिरी वोट उसके पास होता है, कि वो डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। तो दिस इज सम चेंजेस इन द मनी बिल। ये मनी बिल में कुछ डिफरेंसेस थे मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में, ठीक है। बाकी फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग, सारी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं, ठीक है। ऐसी मनी बिल में होता है, ऐसी ऑर्डिनरी बिल में होता है, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की एसेंट कंपलसरी होती है, उसमें प्रेसिडेंट की एसेंट कंपलसरी नहीं होती है। इसमें राज्यसभा के पास मिनिमम या लगभग कोई पावर नहीं होती, प्रेसिडेंट के पास लगभग कोई पावर नहीं होती। सोल करता धरता इसका कौन होता है, सोल करता धरता सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज द लोकसभा होता है, ठीक है। सिर्फ लोकसभा, इसका सारी पावर जो होती है वो लोकसभा के पास होती है व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल, ठीक है। थर्ड काइंड ऑफ बिल इज फाइनेंशियल बिल। अब ये फाइनेंशियल बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल वो बिल होता है जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं जिस बिल के, वो तो मनी बिल के होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल के होते हैं, ठीक है। तो वो ना ही पूरी तरीके से मनी बिल होता है और ना ही पूरी तरीके से ऑर्डिनरी बिल होता है। तो ऐसे बिल को हम क्या कहते हैं, ऐसे बिल को हम कहते हैं फाइनेंशियल बिल, ठीक है। अब ये दोनों का मिक्सचर है तो दोनों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसके अंदर होंगी। तो पहली कैरेक्टर जो मनी बिल वाली है वो ये है कि इसको पास हो, इसको इंट्रोड्यूस होने के लिए प्रेसिडेंट की एसेंट कंपलसरी होती है। प्रेसिडेंट जब एसेंट देगा तभी ये हाउस में ये इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देगा तो फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो इसका ऑर्डिनरी बिल के बिल वाला है। राज्यसभा के पास पूरी पावर्स होती हैं, इक्विवेलेंट पावर्स होती हैं एज कंपेयर टू लोकसभा। बाकी सारा प्रोसीजर इसका ऑर्डिनरी बिल का है, ठीक है। तो ये 3 बिल्स हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना डिस्कस करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल सिंपली वो बिल होता है, अंडर आर्टिकल 368 होता है, वो बिल होता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करना हो तो उस बिल को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जैसे कि जीएसटी था, जब जीएसटी लाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। अभी 10% जो कोटा दिया गया है वो एक जनरल को दिया गया है, तो उसमें ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले को जो कोटा दिया गया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही दिया गया है। तो ऐसे बिल्स को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ऐसे बिल के लिए दोनों हाउस में पास हो सकता है। मेजॉरिटी हमने पहले ही पढ़ ली है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी होती है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि 24th अमेंडमेंट 1971 के बाद से जो है ये बाइंडिंग कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को साइन करेगा। प्रेसिडेंट की एसेंट को कंपलसरी मैंडेटरी कब कर दिया गया था, 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971। बाकी सारा प्रोसीजर फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग सेम रहने वाला है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ का आता है, सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो डिफरेंसेस जो आते हैं वो मेजॉरिटी में बेसिक डिफरेंसेस आता है। बाकी इसमें भी पावर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वलेंट रहती है, कोई ऐसी पावर का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्स दैट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसके बाद अब हमने मेजॉरिटी समझ में आ गया, अब हमारा प्रोसीजर समझ में आ गया। लास्ट थिंग इज हाउ अ बिल लैप्स, बिल कैसे लैप्स होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अनदर लेक्चर। उसी के साथ लगभग सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू द बिल्स।